नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा किया था और हमने अनुभार निकालना सीखे थे। जी हाँ, अनुभार को भी याद नहीं करना पड़ता है, उनके भी कुछ मेथड है जिनके माध्यम से हम अनुभार को निकाल सकते हैं। तो आइए, रसायन में कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट फॉर्म का उपयोग होता है। कई बार यह होता है कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी जगह कुछ लिखा रहता है लेकिन हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते। तो आइए, इन्हीं कुछ शॉर्टकट फॉर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स और रसायन में एसटीपी और एनटीपी लिखा होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? और याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको याद रख लीजिएगा। ये एसटीपी और एनटीपी को इंटरनेशनल यूनिट प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने, जिसको हम आईयूपीएसी बोलते हैं शॉर्टकट में, उसने इसको डिफाइन किया था। तो एसटीपी क्या होता है? तो ये होता है स्टैंडर्ड ये एस से हो गया स्टैंडर्ड और टी से होता है टेम्परेचर और पी से होता है प्रेशर एंड प्रेशर। तो दोस्तों, एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मानक टेम्परेचर होता है जिनको मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम केवल इनका फुल फॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, उसी प्रकार होता है एनटीपी। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान। अक्सर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो जो केमिकल लेते हैं उसको दो प्रकार के टेम्परेचर पर करते हैं, एक तो नॉर्मल टेम्परेचर पर करते हैं और एक मानक टेम्परेचर पर। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिसको मानक टेम्परेचर बोलते हैं और एक नॉर्मल होता है जिसको सामान्य बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनटीपी मतलब नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट फॉर्म है, इनको आपको याद रखना है। और ये वाला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा रसायन में कहीं भी अक्सर ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। एएमयू क्या होता है? तो एएमयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एटॉमिक, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये एक इकाई होती है, नापने की होती है, परमाणुओं को नापने की इकाई होती है, इसलिए इसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। और अक्सर ये और लिखा होता है एटीएम। तो ये एटीएम वो वाला एटीएम नहीं है जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं, ये अक्सर आप लोगों ने अपने रसायन के बुक में लिखा होगा, प्रैक्टिकल में देखे होंगे, तो अक्सर 1 एटीएम ऐसा लिखा रहता है अक्सर। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है एक वायुमंडलीय दाब। ये जो एटीएम लिखा है वो होता है वायुमंडलीय दाब को नापता है। तो इसको ये जो एटीएम है वो एटमॉस्फेयर से लिया गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कैसा होता है? अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये होता है, देखो, तो ये एटमॉस्फेयर जो लिखा है उसके जो शुरू के जो 3 वर्ड हैं, 3 अक्षर जो हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 अक्षर एटीएम, तो इन्हीं से लेके क्या बनाया गया है? एटमॉस्फेयर बनाया गया है। और इसका मान कितना होता है दोस्तों? इनका मान जो होता है, इनको आपको याद रख लेना चाहिए, 101, उसके बाद 325। ये पास्कल में भी हम लोग याद कर लेते हैं। ये पीए, हाँ, तो ये पीए क्या होता है? अभी देखो जस्ट नीचे पीए आ रहा है, तो ये पीए आ गया, ये मान है, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये मान आ गया है, तो इसको बोलते हैं ये पास्कल, इतने पास्कल में मान होता है। तो ये जो पीए होता है, यहां पर जो पीए आया वही क्या होता है? ये पास्कल होता है। इनको भी आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला ये भी शॉर्टकट। और तो ये केपीए क्या है? तो ये जो पास्कल में यदि क्या जोड़ दिया जाए? किलो जोड़ दिया जाए, जैसे किलो जोड़ दिया जाए और ये बना दिया जाए पास्कल, तो ये क्या हो गया? किलो पास्कल। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट फॉर्म, इनको याद करना है क्योंकि रसायन में और फिजिक्स में दोनों में बहुत ही ये महत्वपूर्ण काम आते हैं। तो आइए कुछ और हम फार्मूला पढ़ते हैं। अगर हमको कुछ मूलानुपाती सूत्र निकालने हैं रसायन में, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है वाष्प घनत्व। याद रखना होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये होता है वाष्प घनत्व। ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा, कोई भी प्रश्न में, तो वाष्प घनत्व का मान कितना होता है दोस्तों? इनको आपको हमेशा याद रखना है, ये होता है अनुभार बटे 2,
क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमको क्या निकालना होता है, सूत्र निकालना होता है। अब ये जो वाष्प घनत्व दिख रहा है, इसी का उपयोग करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, अनुभार निकाल लेंगे। तो यहीं से किसका निकल जाएगा, ये देखो, ये जो अनुसूत्र दिख रहा है, अनुभार दिख रहा है, तो इनके दो सूत्र बनते हैं। एक सूत्र तो ये हो गया, और इसी का एक दूसरा सूत्र और बनता है, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो, अनुसूत्र का भार भी लिख सकते हो। ये अनु है, अनुसूत्र का अनुभार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, इनको हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। ये होता है, इन्हीं को आप क्या कर दो, ये देखो अनुभार है, तो ये तो अनुभार है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा वाष्प घनत्व। दोस्तों ये तो सूत्र हो गया। अब इसके आधार पे हमको यदि क्या निकालना हो, मूलानुपाती सूत्र निकालना हो, तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, एन की आवश्यकता होगी। तो एन कैसे निकालते हैं, एन क्या होते हैं, मोलों की संख्या। तो यहां पर एन जो है मोलों की संख्या नहीं है, ये अलग तरीके से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनका एन का उपयोग अभी होगा, मैं बता रहा हूं अगले सूत्र में। तो एन बराबर होता है, यहां पर आप लिख सकते हो, अनुभार निकालने के लिए आपको अनुसूत्र का द्रव्यमान निकालना होगा, अनुसूत्र का द्रव्यमान। तो ये आपके जो भी प्रश्न होगा उसमें दिया रहता है, और यहां पर आपको निकालना होता है मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। और कल मैंने आपको सूत्र का द्रव्यमान निकालना सिखाया था, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। दोस्तों यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन से उनको आप देख सकते हो, क्योंकि इन सूत्रों को रटना नहीं पड़ता है। अनुसूत्र का द्रव्यमान निकालना है या मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकालना है, इनको रटना नहीं है, इनके विधि है जो मैंने कल के वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया है। इस प्रकार यदि हमको इतने सूत्र याद हैं तो हम अनुसूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। अब यदि हमको अनुसूत्र, देखो यहां पर हमने अभी कभी भी इसमें अनुसूत्र का मान नहीं निकाला है, तो अनुसूत्र कैसे निकलेगा, तो ये अनुसूत्र निकलता है, अनुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र, तो निकाल ले रहेंगे, मूलानुपाती सूत्र, और ये होता है यहां पर एन, इनका गुणक। तो कल के वीडियो में हम ये मूलानुपाती सूत्र बहुत ही आसानी से निकालना सीखेंगे। इसको आज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक हमको सूत्र पता नहीं होगा तो हम मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे, इसलिए आज हम मूलानुपाती सूत्र का सूत्र बता रहे हैं। फिर कल हम आपको मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे। तो देखो अनुसूत्र कैसे निकलता है, अगर अनुसूत्र पता हो, अनुसूत्र निकालना हो तो मूलानुपाती सूत्र तो पहले निकालेंगे और उसका एन का मान निकालेंगे। एन का मान कहां से निकलेगा, देखो ये एन का मान यहां से निकलता है, अनुसूत्र का द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है दोस्तों यहां पर यह बात बहुत ही विशेषकर ध्यान देने योग्य बात है कि अनुसूत्र क्या है। तो दोनों पर हम छोटा सा चर्चा कर लेते हैं, और ये छोटा सा चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अनुसूत्र क्या होता है, अनुसूत्र जो है परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, पर ये जो है परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। मतलब उस सूत्र में परमाणु जो है कितने बार आया है इसकी जानकारी देता है अनुसूत्र जो है। जबकि मूलानुपाती सूत्र क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही उपयोगी है और ये कल के जो प्रश्न है उसमें काम आने वाला है, इसलिए इनको आज बताया जा रहा है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है फिर, तो मूलानुपाती सूत्र क्या करता है, मूलानुपाती सूत्र जो है केवल परमाणुओं के सरल गुणक को बताता है। मतलब इसमें हमको पता नहीं चल पाता कि इसमें कोई तत्व जो है, कोई परमाणु जो है कितनी मात्रा में आया हुआ है, यह केवल उसके सरल गुणक को बताता है। ठीक है, तो क्या समझ आया कि अनुसूत्र जो है परमाणुओं की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी देता है, और मूलानुपाती सूत्र जो है परमाणुओं को सरल गुणक के बारे में बताता है। मतलब ये कोई परमाणु के सरल गुणक के बारे में बताएगा और ये उसकी वास्तविक संख्या के बारे में बताएगा अनुसूत्र जो है। आइए दोस्तों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा करते हैं, प्रतिशत संघट। जी हां, याद रखिएगा, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। प्रतिशत संघट क्या है,
मान ले जाए ए बी सी कोई व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसी एक उदाहरण समझा रहा हूं। मान ले जाए कि ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। इन लोगों ने क्या किया, एक ने 20 रुपए मिलाया, एक ने 30 रुपए मिलाया और एक ने 50 रुपए मिलाया। तो टोटल कितने रुपए हो गए तीनों मिला के, ये 100 रुपए हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया, 100 रुपए मिला के कोई सामग्री खरीदा। चलो मान ले जाए उसने 1 किलो अनार खरीदा, ठीक है, 1 किलोग्राम अनार खरीदा। तो उस 1 किलो अनार खरीदने में ए व्यक्ति का योगदान कितने % रहा, बी का कितना योगदान रहा और सी का कितना योगदान रहा। तो यही जो है क्या कहलाता है, इस प्रकार जो योगदान निकालते हैं वही उसका क्या कहलाता है, प्रतिशत संघट कहलाता है। चूंकि हमको रसायन में पढ़ना है तो ये तो मैं आपको इसे एक उदाहरण समझा रहा था। इसी उदाहरण को यदि हम रसायन में समझें तो प्रतिशत संघट क्या है, किसी भी जो तत्व होंगे, परमाणु होंगे, उनमें उनके 100 भागों में उनका कितना प्रतिशत योगदान है, उनके भागों की जो संख्या होगा वही क्या कहलाता है, प्रतिशत संघट कहलाता है। तो आइए इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमने कल आपको अनुभार निकालना सिखाया था, तो हम चलो H2SO4 का अनुभार निकालते हैं, H2SO4 का। और इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का क्या निकालेंगे, प्रतिशत संघट निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, तो इनका हमको अनुभार निकालना है। कैसे निकालते हैं अनुभार, कल मैंने बताया था। अनुभार के लिए उनके जो भार होते हैं, उनके जो द्रव्यमान होते हैं वो हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार आया है, देखो 2 बार आया है। और हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 मानते हैं, वैसे 1 से ज्यादा होता है दशमलव में, बट हम 1 मानते हैं अभी फिलहाल। और सल्फर का कितना होता है, इनका वैसे 32.7 होता है, लेकिन हमने कल 32 लिया था तो आज भी 32 ले लेते हैं, ये 32 हो गया सल्फर का। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो 8 है, तो इनका द्रव्यमान कितना होता है, 16। अब 16 होता है एक ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन कितने बार आया है, 4 बार। तो इनको गुना करेंगे तो ये 2 + 32 प्लस इनका 16 चौक 64, 64 हो जाएगा। इनका हल करेंगे तो ये हो जाएगा 98। तो ये जो है सल्फर का क्या है बताओ, ये इनका अनुभार है, ठीक है, आणविक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमको इनका प्रतिशत संघट निकालना है। तो प्रतिशत संघट कैसे निकलेगा, जैसे हमको क्या निकालना है, हाइड्रोजन का प्रतिशत, सॉरी ये प्रतिशत लिखना है, हाइड्रोजन का प्रतिशत संघट। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संघट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है, देखो हाइड्रोजन कितने बार आया था, देखो 2 बार आया था। तो जब आप जो नॉर्मल जो प्रतिशत निकालते हो, जैसे आपने परीक्षा में 500 नंबर में कितने नंबर पाया, किस विषय में कितने नंबर पाया, वैसे ही इसमें प्रतिशत निकाला जाता है। तो हाइड्रोजन कितने बार आया है, 2 बार। तो यहां पर 2 आएगा और हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऊपर में रहेगा और यहां पर क्या आएगा 98। और चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पर क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत, तो किससे गुना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 1 कम 2 और 100 से गुना करेंगे 200, ये 98। अब दोस्तों इसको भाग देने का बड़ा सिंपल तरीका है, ये देखो अगर इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 बार तो ऐसे ही जाएगा, हालांकि 2 कम है इसलिए 2 बार तो जाएगा ही, रफ दे रहे हैं, दशमलव को 2 स्थान तक निकालेंगे, 2 बार जाएगा। 98 था तो 98 गुणित 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 196, इसमें 4 बच गया है, तो 4 बच गया तो कितना हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तब वो 40 होगा, एक बार और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तब वो क्या होगा 400 होगा। तो चूंकि 98 जो है 100 से कम है और वो 400 को भाग देना है तो 4 बार तो जाएगा ही। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया आपका 2.04%। मतलब H2SO4 के निर्माण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत योगदान है, 2.04। इसी प्रकार किसका निकालना है, सल्फर का, सॉरी गलत ही हो जा रहा है मेरे से, प्रतिशत संघट, ठीक है। अब देखो सल्फर का हमने कितना निकाला था, सल्फर कितने बार आया है, देखो इसमें 1 ही बार आया है और सल्फर का कितना होता है 32 ही होता है, तो 32 ही आएगा। और नीचे में टोटल इनका द्रव्यमान कितना आया था 98 आया था, 98 ही आएगा। और गुणित कितना कर देंगे, यहां पर 100 कर देंगे, इनका भी उसी मेथड से हल करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 3200 हो जाएगा और ये 98। अब देखो 98 100 से 2 कम है और ये 320 है तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, है ना, लेकिन चूंकि 98 है
3 बार करेंगे तो 2 कम है 100 में, तो 300 में कितना हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 294 होगा। तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा ही। उसके बाद कितने बार जाएगा, ये यहां पर का 6 बचा है, इधर का 2 बचा है 20 में, तो 20 और इसका 26 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप जब भाग दोगे तो इसका मान जो है कितना आ जाएगा, आप लोग भाग देके देख लीजिएगा। 2 बार तो पुनः जाएगा ये, उसके बाद ये हो जाएगा 0.68, भाग देके आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार इसका इतना आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया टोटल, 32.68%। मतलब सल्फर का कितना प्रतिशत योगदान रहा इसमें, 32.68%। ठीक है। इसी प्रकार एक और बच गया है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत संघट है, ये कितना प्रतिशत योगदान रहेगा इसका, ये देखो। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन कितने बार आया, देखो 4 बार आया है, तो यहां पर 4 लिखेंगे। और आपको पता है कि इनका द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। ये नीचे कितना आ जाएगा, 98 आएगा। चूंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुना होगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 16 चौं 64 और 2 जीरो डाल देंगे, 100 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 98। इनका जब आप लोग भाग दोगे तो ये देखो 98 है और 64 है, तो ये 100 करेंगे तो सिंपल सी बात है, यदि 100 से, ये तो 100 से कम है तो 100 से भाग जाएगा, मतलब 64 बार तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये चूंकि 2 से कम है और उतने बार भाग देंगे तो लगभग ये कितना मान आएगा, आप लोग भाग दे लीजिएगा, मैं लिख रहा हूं। ये आएगा लगभग, आपको दशमलव को 2 स्थान तक निकालना है तो 65.30 ऐसा कुछ आएगा। इसका इतना % योगदान है। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी जो अणु दिया रहेगा, परमाणु दिया रहेगा, उनके हिसाब से, अणुओं के हिसाब से परमाणुओं का हम क्या निकाल सकते हैं, कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये होता है प्रतिशत संघट। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।